करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU स्टडी कैपिटल में। मैं आपकी एजुकेटर दिवांशा। तो महामना की बगिया में आने के लिए आपने काफ़ी सपने देखे होंगे और खूब मेहनत भी कर रहे होंगे आप लोग। तो आपकी मेहनत में थोड़ी सी मदद हम कर देते हैं और आपको जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम बताएंगे जो अब तक पेपर में आते हैं और आगे कुछ प्रश्नों की संभावना है कि वो आ सकते हैं। चलिए समय को व्यर्थ किए बिना हम प्रश्नों की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, जिस काल का कोई लिखित विवरण न हो कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा काल है जिसके बारे में कुछ भी रिटन डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का कोई भी पीरियड होता है तो उसमें कुछ न कुछ किताबें, कुछ न कुछ ग्रंथ ज़रूर लिखे होते हैं जिससे हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में। लेकिन ऐसा भी कोई काल तो रहा होगा जब इंसान लिखना ही नहीं जानता था, तो वो उस काल को, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा टाइम है जिसके बारे में कोई रिटन डिस्क्रिप्शन आज तक नहीं मिली है, इसलिए उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम कोई भी ऐसा काल रख सकते हैं जिसके बारे में कोई भी लिखित विवरण न हो। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, यानी ऐसी कौन सी फसल थी जिसको इंसान सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया उसने? तो इसका आंसर होगा जौ। जौ का उपयोग मानव ने सबसे पहले शुरू किया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये प्रश्न तो बहुत आसान है, देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है? ज़रा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए सोचिए। तो गोदीवाड़ा तो एक ऐसा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप BHU में आने के सपने देख रहे हैं तो बेशक आप मेहनत कर रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप क्वेश्चंस को याद कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन अगर यही चीज़ आपसे आसान वे में पूछी जाएगी तो आप उसको बता लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको घुमा दिया जाएगा, क्वेश्चन वही होगा, आंसर वही होगा, प्रश्न को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने पढ़ी तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक प्रश्न के घुमाव की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, यानी हम उसे कह सकते हैं पोर्ट। बंदरगाह को हम एक हिंदी भाषा में या सिंधु सभ्यता की भाषा में आप कह सकते हैं गोदीवाड़ा कहा जाता था। तो गोदीवाड़ा क्या था? तो गोदीवाड़ा का मतलब अब तो आप जान गए कि बंदरगाह होता है, यानी पोर्ट। तो सिंधु सभ्यता का पोर्ट यानी बंदरगाह कौन सा था? इसका उत्तर होगा डी, लोथल। और सिंधु सभ्यता आपके हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सिंधु सभ्यता में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी चीज़ जहाँ से मिल जा रही है उसको याद कर लीजिए, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि सिंधु सभ्यता ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री का जिसमें से प्रश्न आने ही आने हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं है, वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र में था? यानी कि जो पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई, पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान्स जो पहली बार लागू हुए, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो थे, उसका टॉपिक क्या था, उसका मुद्दा क्या था, उसका उद्देश्य क्या था 5 वर्षों में? तो वो था कृषि। गरीबी हटाओ से कृषि को मत मिला दीजिएगा, तब तो गलत हो जाएगा। सिर्फ कृषि, कृषि ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, उनका टॉपिक था। ठीक, चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ कि जीवन का भौतिक आधार है, यानी हमारे जीवन का भौतिक आधार क्या है? फिजिकल बेसिस क्या है हमारे?
तो आप लोग अगर सेल की तरफ यानी कोशिका की तरफ देख रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। जीन भी इसका गलत आंसर है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के भी बोल लेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारे जीवन का भौतिक आधार है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? तो अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे तो शरीर का खून ही ख़त्म हो गया, तुम पीले दिखाई दे रही हो या दिखाई दे रहे हो, तुम पीले लग रहे हो, तुम्हारा तो खून ही सूख गया, तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो गई। तो अब आप उन्हें पलट कर जवाब दीजिएगा, अरे मूर्ख प्राणी, किसी के भी शरीर में खून की कमी नहीं होती है। किसी के भी शरीर में खून की कमी कभी नहीं होती है। कमी किसकी होती है? हीमोग्लोबिन की होती है। हीमोग्लोबिन यानी HB। हीमोग्लोबिन यानी HB। और HB, अगर आपको अपना HB लेवल नहीं पता है अभी कि आपके शरीर में HB कितना है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि हमने अपनी खून की जांच कराई तो हमें पता चला हमारे शरीर में खून कितना है, लेकिन उसका सही बोलने का तरीका क्या है कि हमने अपना HB चेक करवाया यानी हीमोग्लोबिन। तो अगर आपको अपना हीमोग्लोबिन नहीं पता है तो आप उसको चेक करवाइए, और साथ ही अपना ब्लड ग्रुप भी ज़रूर चेक करवाइएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या चीज़ें संतुलित हैं, नहीं किस चीज़ की कमी है, तो वो होता कहाँ है? तो खून का रंग क्या होता है? लाल, सबको पता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिका में, यानी आपके शरीर में जो खून की कमी लोग कहते हैं वो लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये तो मैंने आपको याद करने का ऐसे एक तरीका बताया कि खून का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई भी अब बोलेगा कि आप तुम्हारे तो शरीर का खून कम हो रहा है या तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम पीले दिखाई दे रहे हो, तो उनसे कहिएगा भैया हमारा हो सकता है HB डाउन हुआ होगा, आप गलत बोलते हैं। खून की कमी किसी के शरीर में नहीं होती है, HB की कमी होती है। चलिए, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है यानी कौन है हमारे अंदर, कौन बैठा हुआ है भाई जो हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण कर रहा है, जो हमारा पसीना कंट्रोल करता है, और ठंड लगती है तो हमें बता देता है कि नहीं अब ठंड लग रही है, अब तो इनर स्वेटर और मफलर सारी चीज़ें पहननी हैं। तो वो क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। उसका क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ये है तो बड़ा आसान सा प्रश्न। अगर आप बायोलॉजी से होंगे, 12th यानी इंटर आपने बायोलॉजी से किया होगा तो आप तो इसका झट से आंसर दे दोगे। लेकिन जो बच्चे मैथ से हैं या आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं तो उन्हें थोड़ा सा ये प्रश्न घुमावदार लगेगा, लेकिन है ये बहुत ही आसान प्रश्न। बहुत से लोग इसका उत्तर देंगे हृदय, ठीक, बहुत से लोग इसका उत्तर देंगे फेफड़ा, लेकिन ये दोनों उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है वृक्क यानी किडनी में हमारा जो रक्त है, हमारे ब्लड है, वो वहाँ पे शुद्ध होता है, वहाँ पे एक फ़िल्टर है, वहाँ से वो शुद्ध होता रहता है। तो हमारे शरीर का खून कहाँ शुद्ध होता है? वृक्क में यानी किडनी में। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आप एकदम इन चीज़ों को सही सही परख लीजिए, सही सही देख लीजिए। प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में किस विद्वान को है? यानी सौर मंडल यानी कि हमारा सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि सन है, सन के पास ये प्लैनेट्स होंगी, सैटेलाइट्स होंगी यानी ग्रह उपग्रह होंगे, उल्का पिंड है, इनके क्षुद्र ग्रह हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में किसने जानकारी दी कि ऐसा हो सकता है? तो अगर आप गैलीलियो देख रहे हैं तो ये गलत आंसर है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कॉपरनिकस नामक विद्वान ने बताया कि सौर मंडल भी है, सोलर सिस्टम भी है, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने क्या बताया कि सूर्य यानी सन जो है वो हमारे
उसमें ब्रह्मांड में सेंटर में है, यानी हमारी गैलेक्सी में सेंटर में है वो। लेकिन ये गलत था, सन सेंटर में नहीं है। सन कहाँ पर है हमारी गैलेक्सी में, ये आप कमेंट करके बताइए हमें कि सन कहाँ पर है। तो उन्होंने बस ये गलती कर दी, इसलिए उनका जो सिद्धांत था उसको क्या कहा जाता है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसका है। ये प्रश्न अगर थोड़ा सा कठिन कर दें तो ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसका है। तो आप भी तब भी उसका आंसर आप क्या देंगे, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। और कॉपरनिकस ने एक नींव रखी, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने उस पर घर खड़ा किया, तब उन्हें पता चला कि अब हमें रिसर्च करनी चाहिए। उन्होंने रिसर्च की और चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करके हमारे सामने रखा। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि सन हमारी गैलेक्सी में कहाँ पर है। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ कि इटली में माउंट विसुवियत के ढालों पर जिन फसलों की कृषि होती है वे हैं, वो कौन सी हैं। यानी कि इटली में माउंट विसुवियत बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत है, या आप कोई भी ऐसी पहाड़ी ले लीजिए, कोई भी ऐसा पहाड़ ले लीजिए जिसका नाम कुछ लोगों ने सुना हो, जो लोग जानते हो। तो उसी तरह इटली में माउंट विसुवियत है। तो माउंट विसुवियत क्यों फेमस है, उसका कोई कारण होता है। कोई भी चीज़ प्रसिद्ध होती है तो उसका एक कारण होगा। अगर आप प्रसिद्ध होंगे तो आपका कारण क्या होगा इस वक्त, आपकी शायद BHU एंट्रेंस में रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, रैंक 3 हो, टॉप 3 रैंक में आपका नाम हो, इसलिए आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो इटली में माउंट विसुवियत क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उस माउंट विसुवियत पे अंगूर और जैतून की खेती होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगूर और जैतून। अंगूर और जैतून की खेती होती है इटली के माउंट विसुवियत में। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इटली में अंगूर और जैतून की खेती कहाँ होती है, तो भी इसका उत्तर आप क्या देंगे, माउंट विसुवियत। प्रश्न को घुमा के पूछना तो BHU की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन अगर आप सही से चीज़ों को पढ़ेंगे, उन्हें याद करेंगे, उन्हें समझेंगे, तो प्रश्न घुमा के पूछा जाए या सीधा पूछा जाए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें और हमारी सारी सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।